नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के काफी सारे सब टॉपिक पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे पनपी, इसके बारे में। सैंधव सभ्यता का उद्भव, सैंधव सभ्यता का उद्भव, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर सभ्यता पनपी है तो इसका जन्म भी हुआ होगा। जैसे कि आज के शहर देख लो, कोई भी सिटी देख लो, पहले वो कहती है एक छोटा सा गांव रहा होगा जहां पर कुछ लोग आके बसे थे। बाद में वहां पे जनसंख्या का विस्तार होता गया, डेवलपमेंट होता गया। वो के धीरे धीरे क्या हुआ, कस्बा बन गया, कस्बा से सिटी बन गया, सिटी से महानगर बन गया। तो इस तरीके से क्या है कि किसी न किसी सिटी का कोई एक क्रमिक विकास रहा होगा, उसका उद्भव का इतिहास रहा होगा। उसी प्रकार विद्वानों का यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कहां से हुआ, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर काफी सारे विवाद सामने आते हैं। सबसे पहले विवाद तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इतनी बड़ी है कि यहां से जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो जो है वो परिपक्व अवस्था के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था है वहीं से अधिकतर अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरी ये है कि यहां से कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं होता। जो वो मोहरें मिली है, मोहरों पर जो लिपि मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जब तक पढ़ा नहीं जाता तब तक ये संशय बना रहेगा, रहस्य बना रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका मतलब क्या है। और तीसरी बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जो उत्खनन किया गया है एएसआई द्वारा, आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा, उनका उत्खनन लंबवत हुआ है, ना कि क्षैतिज। लंबवत यानी कि लंबा सीधा हुआ है, विस्तार चौड़ाई में नहीं हुआ। अगर चौड़ाई में होता तो उसके बारे में हमें काफी डिटेल में जानकारी मिलती है। अधिकतर स्थलायन का उत्खनन लंबवत हुआ है और लंबवत होने के कारण हमें जो डिटेल मिलती है वो सीमित मात्रा मिलती है। तो इस वजह से क्या है कि कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर काफी संशय बना हुआ है। तो क्या प्रारंभिक चरण अगर पता चल जाए कि प्रारंभिक चरण कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से लोग आए, कहां से बसे, तो कुछ मत निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, उद्भव को लेकर विद्वानों में दो मत प्रचलित है। इसको लेकर दो मत है, दो थ्योरी सामने आती है। पहला है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो मत प्रचलित विद्वानों में, एक मत वाले हैं विदेशी उत्पत्ति के बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है ये विदेशियों ने आके यहाँ इस सभ्यता को विकसित किया, सभ्यता को बसाया। और दूसरी तरफ एक ग्रुप मानता है कि यहाँ नहीं, ये विदेशी उत्पत्ति नहीं थी बल्कि इंडिया के लोग थे जिन्होंने, जो मूल थे यहीं के थे, उन्हीं लोगों ने सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास किया था। अब देखो, इसको लेकर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो, इस मत के प्रमुख इतिहासकारों के नाम देखो जिन्होंने इस मत का समर्थन किया। उनके नाम देखो, उनके नाम है
जॉन मार्शल, सुना होगा नाम, जॉन मार्शल। गार्डन चाइल्ड, ये मैं बता चुका हूँ। गार्डन चाइल्ड के अलावा व्हीलर, एम व्हीलर। इसके अलावा डीडी कोसांबी, दामोदर धर्मानंद कोसांबी। इसके अलावा एस डी सांकलिया और मेटे, ये कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। ये जॉन मार्शल बता चुका हूँ, गार्डन चाइल्ड बता चुका हूँ, और ये और इतिहासकार है व्हीलर भी, जो आगे ये सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में इनका भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और डीडी गोस्वामी एक इतिहासकार है, मार्क्सिस्ट इतिहासकार। और एस डी सांकलिया का ये पुरातत्वविद थे और मैं कई विदेशी इतिहासकार है। देखो जो एम व्हीलर है, एम व्हीलर ने क्या कहा, एम व्हीलर ने सैंडव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता यानी कि सिंधु मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला प्रारंभिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता का मेसोमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के लोग यहां आकर रहे थे, उन्होंने सभ्यता का विकास किया था और ये वहां का क्या था, उपनिवेश था। और इस मत के जो इतिहासकार हैं, मतलब कि विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत के इतिहासकार, इनका क्या मानना है, ये देखो विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, इनका मानना है, इस मत के इतिहासकारों का मानना है कि एक बात, इन सब का ये की राय है, जब सब अलग थोड़ा अलग अलग तथ्य देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही है। किसको मानते हैं वो, मेसोपोटामिया को। इस मत के इतिहासकारों का मानना है कि सैंडव सभ्यता की उत्पत्ति, सैंडव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। उनका ये माने, सबका एक ही राय है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता, उसी से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई, ये मानना है। व्हीलर क्या कहता है कि उपनिवेश है यहाँ का। मैके क्या कहता है, मैके ने सुमेरियन लोगों के अप्रव्रजन को सिंधु सभ्यता के उदय का कारण माना है। कहने का मतलब यह है कि वहां की सिंधु जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे, वहां आए और वहां से वो लोग आए, उन्होंने आकर सिंधु सभ्यता का निर्माण किया, यहाँ आकर नगर बसाए। मतलब वो भी वहां पे नगरीय सभ्यता थी, वहां से नगर नियोजन की तकनीक लाकर यहाँ रहे और वहीं उन्हीं लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। उनके इसका मानना यह है।
देखो व्हीलर क्या कहता है, देखो व्हीलर क्या कहता है। व्हीलर का मानना है कि विचार बहुत प्रबल होते हैं, विचार बहुत प्रबल होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बहुत शीघ्र फैलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बहुत शीघ्र फैलते हैं। व्हीलर का मानना है कि विचार बहुत प्रबल होते हैं और वो अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो वो बहुत जल्दी फैलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नगरीकरण की विचारधारा है, जो तकनीक है, वो बहुत जल्दी प्रसारित होते हैं और वहां से क्या है कि वो अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो वो क्या फैल जाता है। और इस धारा के जो इतिहासकार है, आगे देखो, इस धारा के इतिहासकारों का मानना है कि इस धारा के इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता की भावना सर्वप्रथम मेसोपोटामिया से मिस्र पहुंची, फिर वहां से भारत पहुंचकर सैंडव सभ्यता की प्रेरक बनी। अब देखो, विदेशी उत्पत्ति इतिहासकारों को मानना है कि सबसे पहले जो सभ्यता की जो भावना है, जो विचार है, वो सर्वप्रथम कहां पहुंचे? मेसोपोटामिया से कहां पहुंचे? मिस्र पहुंचे। मिस्र से कहां आए? वो इंडिया आए। यानी कि देखो आप, जैसे कि औद्योगिकरण की स्टार्टिंग होती है, औद्योगिकरण की स्टार्टिंग कहां से होती है? इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड से जर्मनी आई, जर्मनी से अमेरिका पहुंची, अमेरिका से बाद धीरे धीरे अन्य देशों में पहुंची। उसी प्रकार से इनका मानना है कि जो नगरीकरण की शुरुआत तो सबसे पहले मेसोपोटामिक सभ्यता में हुई। वहां से वो जो शुरुआत, वो टेक्नोलॉजी है, वो विचारधारा है, जो नगरीकरण की, वो वहां से मिस्र पहुंची। मिस्र में नगरीकरण हुआ, वहां से फिर ये इंडिया की तरफ रुख किया इसने, और इंडिया में आकर यहां पर ये सिंधु सभ्यता की प्रेरक बनी। उसी से सिंधु सभ्यता के नगरीकरण की स्टार्टिंग होती है, उनका ये मानना है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये विदेशी इतिहासकारों का ये मानना है। लेकिन देखो, और देखो आगे, जो साकलिया है, एसडी साकलिया, इनका क्या मानना है? देखो, इसे मिटा दो, नोट कर लो इसे। जो एसडी साकलिया एक एग्जांपल देते हैं, बलूचिस्तान में क्या है कि उनको चौकोर चबूतरे प्राप्त होते हैं, और इन चौकोर चबूतरों की तुलना वो मेसोपोटामिया में प्राप्त चौकोर चबूतरों से करते हैं। उनका मानना है कि ये जो चौकोर चबूतरे हैं, ये मेसोपोटामिया से इन्होंने ग्रहण किए हैं और यहां पर इनका निर्माण किया है। इसके संदर्भ में एग्जांपल देते हैं कौन? साकलिया। ये देखो, साकलिया ने बलूचिस्तान से प्राप्त
बलूचिस्तान से प्राप्त वर्गाकार या आयताकार चबूतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आकर्षित किया है। इनका मत है कि ये चबूतरे मेसोपोटामिया के प्रभाव के द्योतक हो सकते हैं। वहीं से मतलब उन्होंने वहां से ग्रहण किया होगा इन चबूतरों की बनावट, लेकिन इनको मानने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनका जब खंडन करेंगे तो खंडन में देखना आप कैसे एक के बाद एक मत खारिज हो जाए। तो सिद्धांत आता है, सिद्धांत में खंडाई भी होता है, उसके विपक्ष में क्या है सिद्धांत। और देखो विद्वानों का ये मानना है कि मेसोपोटामिया के जो 3 प्रतीक है, मैं पहले बताया था मेसोपोटामिया के 3 प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? देखो, पहला है सूत काटने का यंत्र, दूसरा है पशुओं से जूझता एक मानव, 2 पशुओं से जूझता एक मानव है। और एक प्रवेश द्वार। ये कहते हैं कि ये यहां मिलना मतलब कि ये कहाँ मिले हैं? मेसोपोटामिया के प्रतीक चिन्ह है जो कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अंकित मिले हैं, और इसके आधार पर कहते हैं कि इसके ये प्रतीक चिन्ह है वहीं से ग्रहण किए हैं, मतलब वहीं के लोगों ने आकर इन प्रतीक चिन्हों को बनाया है। लेकिन विदेशी उत्पत्ति के पक्षधर इतिहासकारों ने कुछ समानताओं के आधार पर, यानी कुछ समानताएं बता दी कि इन्हें चबूतरे मिले हैं, ये प्रवेश द्वार मिले हैं। इनके आधार पर क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन्म है वो मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है, वहीं से ग्रहण की है। एक विदेशी सभ्यता की उत्पत्ति है, ये विदेशी लोगों की उत्पत्ति है। लेकिन कुछ समानताओं का मिल जाना इस बात का द्योतक नहीं है, इस बात की प्रमाणिक पुष्टि नहीं है कि वहीं के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया हो। इसके विपक्ष में इसके खंडन करते हैं तो हमारे पास ऐसे असमानताएं हमारे पास मौजूद है जो कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में साफ अंतर स्पष्ट करती है कि वहां पर ये चीज थी, वहां पर ये चीज नहीं थी। तो इसका अभी जो मत आए हैं इनका एक एक करके इनका खंडन करते हैं। देखो, यानी कि इनमें असमानताएं देखते हैं। इन्होंने असमानताओं के आधार पर कह दिया कि ये इन समानताओं के आधार पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। अब देखो इस असमानताओं के आधार पर देखो खंडन, देखो मतों का खंडन। किसमें असमानता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुई है। उन्होंने इस संदर्भ में मेसोपोटामिया की और सिंधु घाटी सभ्यता की सिमिलरिटीज को गिनाया है। हम क्या गिनाएंगे? हम उसका खंडन कर रहे हैं और इसलिए असमानता को गिनाना जरूरी है ताकि उनके मतों को खारिज किया जा सके। देखो पहली बात, पहला मत देखो, पहले समानता देखो। सबसे पहली बात,
मेसोपोटामिया के नगर योजना में मंदिर तो इंपॉर्टेंट थे। मेसोपोटामिया के नगर योजना में मंदिर, वहां पर क्या है, मंदिर मिले हैं, मिस्र में मंदिर मिले हैं इनकी नगर योजना में, जबकि सिंधु सभ्यता में नगर के कोई अवशेष नहीं, वो मंदिर के कोई अवशेष ही नहीं मिलते। तो मंदिर महत्वपूर्ण स्थान था, मंदिर महत्वपूर्ण था, जबकि सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष नहीं मिले, जबकि सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो मानना है कि अगर वहां से ली गई है सभ्यता, उधार ली गई है, तो मंदिर मिलने चाहिए ना, नहीं है वो चीज, यहीं से एक बार खारिज हो जाता है। और देखो मेसोपोटामिया और मिस्र के समान जो बड़ी बड़ी कब्रें हैं, मेसोपोटामिया व मिस्र के समान भव्य भव्य कब्रें भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली। वहां तो ताबूत में दफना दिया जाता, बड़ी बड़ी कब्रें बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता में से कोई जानकारी नहीं। और देखो सुमेरियन नगरीकरण है, अव्यवस्थित है। सुमेरियन नगरीकरण अव्यवस्थित है, जबकि सिंधु नगरीकरण, सिंधु सभ्यता का नगरीकरण जो किया गया है वह व्यवस्थित तथा सुनियोजित, है। स्वच्छता का यहां विशेष प्रबंध था। ये चीज हो रहा है, जबकि ये चीजें जो यहां मिलती है, जो नगरीकरण की विशेषता, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, इसलिए ये असमानता है दोनों में। और देखो ईंटों को लेकर असमानता, ईंटों में क्या है कि यहाँ पर 4:2:1 का रेशो मिलता है, जबकि वहां ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ईंटें हैं उनको क्या है, इनको पक्का कैसे किया जाता, पकाकर यूज किया जाता था ईंटों को, जबकि सुमेरियन सभ्यता में धूप में सुखाकर उनको यूज किया जाता था। ये अंतर है। और देखो मोहरों में अंतर है, मोहरों में कैसे, सुमेरियन सभ्यता में क्या है, जो मोहरें मिली है वो बेलनाकार है, और जो अपने सेंधव मोहरें हैं वो सेल कड़ी की वर्गाकार में आयताकार, आयताकार, चौकोर है मतलब, वह बेलनाकार है, तो ये अंतर है। और देखो लिपि में अंतर है, वहां की लिपियां जो पढ़ ली गई है, यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। साफ अंतर है। लिपि अगर वहां के लोग आते तो सीधी सी बात है, अगर ये भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर वहां से लोग यहाँ आते तो बेसिकली बात है लिपि को भी लेके आते। जैसे ब्रिटेन वाले आए यहाँ पे, अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या यहाँ वहां की भाषा लेके आए, लिपि लेके आए, यहाँ पे छोड़ के गए। तो अगर सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के नगरीकरण का उद्भव करते तो बेसिकली बात है वहां की भाषा और लिपि लेके आते, और उस लिपि का विकास होता, उस लिपि को छोड़ के जाते, और वो सेम लिपि में कुछ न कुछ समानता तो नजर आती, लेकिन बिल्कुल ही समानता नजर नहीं आती, जिसके आधार पर बिल्कुल ही इस मत को बिल्कुल ही खारिज किया जा सकता है कि विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत को। लिपि में तो कम से कम समानता होनी चाहिए थी।
और देखो मृत भांडों की बनावट में अंतर है, मृत भांडों की बनावट में अंतर। अब देखो कैसे अंतर है। मैंने पहले बताया कि सैंडो सभ्यता के जो मृत भांड थे वो लाल व सफेद रंग के होते थे, लाल गुलाबी रंग के। लाल और गुलाबी रंग का उनका क्या कर देता है, कलर कर दिया जाता है, सफेद रंग का भी। और उन पर क्या है, काले रंग से क्या किया, ज्यामितीय रेखांकन किया जाता था काले रंग से। गुलाबी और लाल कलर से उनका रंग कर दिया जाता पहले, फिर उनके ऊपर काले रंग से रेखांकन किया जाता था, काले रंग से चित्रांकन किया जाता, चित्र बनाए जाते थे हिरण के, मोर के, फूल पत्तियां वगैरह, पेड़ पौधों के, इनके चित्र वगैरह होते थे। जबकि सुमेरियन सभ्यता के जो मृतभांड मिले वो केवल उन पर कलर नहीं है, उन पर केवल सीधा रेखांकन मिलता है, कलर नहीं मिलता, सीधा रेखांकन मिलता है। तो ये अंतर है। और इसके अलावा देखो इसके अलावा देखो इंडिया सुमेरियन सभ्यता में नहरों का काफी ज्यादा प्रचलन था, नहरों का। और जबकि सैंडो सभ्यता में नहरें तो देखने को नहीं मिलती, बहुत कम, मतलब एक दो कोई मिलती है। तो इस आधार पर भी उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये काफी सारे अंतर गिनाए गए हैं जिनके आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि सैंडो सभ्यता का जो नगरीकरण है, सैंडो सभ्यता का जो उद्भव है वह विदेशी उत्पत्ति से तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इन असमानताओं के आधार पर उस मतों का खंडन करना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में कहीं भी लिखो, रिटेल में लिखना है, तो मत अगर कहीं देते हो तो मतों का खंडन भी देना आवश्यक है। अगर सैंडो सभ्यता के अगर विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को आप बता रहे हो, समानता गिना रहे हो, तो समानताओं को खारिज करने के लिए, उस मतों को खारिज करने के लिए उसमें असमानताओं को गिनाना जरूरी है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। इसको नोट कर लो। हाँ, ये देखो अब चलते स्वदेशी मत के तरफ। और जो समानता जो गिनाई गई थी विद्वानों द्वारा कि ये चीजें यहाँ मिलती है, वो जो चीजें मिलती है एक हड़प्पा की, मेसोपोटामिया की हड़प्पा में जो वस्तुएं मिलती है वो वस्तु व्यापार के जरिए वहां पर पहुंची थी। हड़प्पा की वस्तु मेसोपोटामिया व्यापार के जरिए, और मेसोपोटामिया की हड़प्पा में व्यापार के जरिए एक दूसरे से पहुंची थी। वो व्यापार के जरिए जो संस्कृतियों का जब मिलन होता है, क्या आपस में टकराव होता है, जो आपस में मिलती है, तो उसमें विचार, कई चीजें आदान प्रदान होती है एक दूसरे को। तो व्यापार के जरिए ये चीजें एक दूसरे के यहाँ पहुंची। अब देखो स्वदेशी मत का सिद्धांत। देखो स्वदेशी मत का यानी कि इन इतिहासकारों का ये ग्रुप जो है ये मानता है कि सैंडो सभ्यता की उत्पत्ति यहीं की है, उनकी जो मूल है वो यहीं की है, नींव यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों ने उसकी नींव रखी है। उनका मानना यह है, यही इन्हीं की कोख, भारत की कोख में ही इसलिए उस सभ्यता पनपी है। देखो एक इतिहासकार है बीबी लाल। बीबी लाल ने क्या कहा है कि जो सैंडो सभ्यता है, सैंडो सभ्यता की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति करने वाले हैं वो आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य लोग कौन थे? उत्पत्ति करता थे किसकी? सैंडो सभ्यता की। उनका कहना है आर्य लोगों ने किसकी उत्पत्ति की थी? आर्य लोगों को बेसिकली हम वैदिक सभ्यता के जनक मानते हैं। वैदिक सभ्यता के जनक थे आर्य लोग। और वो कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के साथ साथ उससे पहले आर्य लोगों ने सैंडो सभ्यता की उत्पत्ति की थी। उस संदर्भ में क्या है, इन दोनों की सैंडो और वैदिक सभ्यता के संबंध में कुछ समानताएं दर्शाते हैं। और वो एग्जाम्पल देते हैं किसका? कालीबंगा का और लोथल का। क्योंकि यहां से क्या मिली है? अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं और अग्निवेदिकाएं यानी कि हवन करना, अग्नि में आहुति देना किस सभ्यता की निशानी है? वह निशानी है वैदिक सभ्यता की।
और वैदिक सभ्यता की अवशेष कालीबंगा लोथल जैसे स्थानों पर मिलना, जो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनके जो लोग थे वो आर्य लोग ही थे। तो इस संबंध में उनका मानना है कि इसके जनक कौन है सैन्य सभ्यता के, वो आर्य लोग ही हैं, यहीं के लोग आर्य लोग, उनका मानना है। तो क्या कहते हैं इस सभ्यता के लोग एक ही है। लेकिन क्या है, इस मत की खंडन बहुत ज्यादा है, इस मत में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता में काफी ज्यादा अंतर है। क्या क्या अंतर है वो देखो कि एक तो क्या है कि आर्य लोग, वैदिक सभ्यता अलग है, वैदिक और हड़प्पा दोनों में काफी समानता है, क्योंकि यहां लोहा की धातु है, यहां पर क्या है, तांबा है, यहां पर घोड़ा प्रमुख है, घोड़ा और गाय, यहां पर गाय घोड़ा, घोड़े के तो अवशेष नहीं मिलते, यहां पर वृषभ प्रमुख है। यहां के लोग क्या है, यहां पर यहां पर जो है हवन वगैरह ज्यादा करते थे, यहां पर प्राकृतिक शक्तियों की ज्यादा पूजा करते थे, यहां पर देविक शक्तियों की ज्यादा पूजा करते थे। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा और इसकी बात की जाए, इसमें क्या है, लिंग पूजा, देवी पूजा, इनकी उपासना नहीं होती थी, मात्र देवी की उपासना नहीं होती थी, जबकि मात्र देवी, लिंग पूजा इनकी उपासना होती थी। यहाँ पर समाज के मात्र सत्तात्मक है, यहाँ पर पितृ सत्तात्मक था, यहाँ पर नगरीकरण था, क्या था यहाँ पे नगरीकरण था, यहाँ पर ग्रामीण थी संस्कृतियां, यहाँ पर व्यापार प्रमुख था, यहाँ पर कृषि और पशुपालन प्रमुख था, व्यापार प्रधान थी, कृषि प्रधान थी, कृषि और पशुपालन। तो काफी सारी असमानताएं इसमें हमें देखने को मिलती है। यह समानताएं मैं और डिटेल में जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, पर वैदिक सभ्यता तब और बता दूंगा। तो इससे इस बीबी लाल का जो मत है कि आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता, सैन्य सभ्यता के जनक थे, यानी वैदिक सभ्यता के लोग ही सैन्य सभ्यता के जनक के, इस मत को सिरे से खारिज होता है। और देखो अगला मत देखो, बीबी लाल के अलावा रोमिल थापर वगैरह है, इन्होंने देसी संस्कृति का वो स्वदेशी मत सिद्धांत के तहत इन्होंने ये मत दिया है कि ये जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, यहाँ की देसी ग्रामीण संस्कृतियां होने से सैन्य सभ्यता का जन्म हुआ है। देखो द्रविड़ इसके निर्माता थे, एक नया मत आता है, इसी मत के तहत एक आता है, द्रविड़ लोग इसके निर्माता थे, द्रविड़ लोग इसके निर्माता थे। द्रविड़ यानी कि यहाँ के मूल भारतीय, द्रविड़ का मतलब क्या है, मूल भारतीय, याद रखना, द्रविड़ का मतलब आ जाता है मूल भारतीय। आर्य का मतलब आर्य को लेकर काफी संशय है कि आर्य यहाँ के या विदेशी थे, जो आपके वैदिक सभ्यता में इसको पढ़ेंगे। द्रविड़ आ जाए, द्रविड़ का मतलब मूल भारतीय, ठीक है। अब देखो इसको लेकर, इसको एक मत है, एक इतिहासकार है सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, इनका मत है कि द्रविड़ों की जो ब्राहुई भाषा है, द्रविड़ों की भाषा है ब्राहुई, इसके बारे में चर्चा की थी हमने, ब्राहुई भाषा है, ये भाषा है जो किसके द्वारा बोली जाती थी, बलूचिस्तान में एक जनजाति है ब्राहुई, उसके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। तो ब्राहुई भाषा बलूचिस्तान में प्रचलित थी और अब भी प्रचलित है, अतः इन्हीं को इसका निर्माता मानना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में भी क्या था, सैन्य सभ्यता की स्थल थे, तो आज भी ये भाषा वहां पर बोली जाती है। जब मैंने नहीं पढ़ाई तब बताया इसके बारे में। लेकिन इस मत को मानने में ये प्रॉब्लम है कि अगर इन लोगों ने ब्राहुई बलूचिस्तान की जनजातियों ने सैन्य सभ्यता का नगरीकरण किया तो खुद क्यों पीछे रह गई, क्योंकि बलूचिस्तान एक बैकवर्ड इलाका है, खुद पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर इन लोगों ने सैन्य सभ्यता का उत्पत्ति की, इतनी बड़ी उन्नत सभ्यता, तो खुद क्यों पीछे रह गए। तो इस मत को भी क्या है कि खारिज किया जाता है विद्वानों के द्वारा, सुनीति चटर्जी के ये ब्राहुई भाषा के मत को।
इसके अलावा देखो एक विद्वान और है रोमिला थापर, नाम याद रखना रोमिला थापर का, अच्छे इतिहासकार है, मार्क्सिस्ट इतिहासकार रोमिला थापर और फेयर सर्विस। इनका मानना है, दोनों का मानना है कि बलूची संस्कृतियों ने, बलूची ग्रामीण संस्कृतियों ने बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का उदय हुआ है। मतलब बलूचिस्तान में जो ग्रामीण संस्कृति थी उससे इनका उदय हुआ है। किसका? सैन्य सभ्यता का। इनका मानना दोनों का। तो ये कुछ मध्य का द्रविड़ वाला आ गया, आर्य वाला आ गया और ये ग्रामीण संस्कृति वाला आ गया। अगला देखो, एक जो लास्ट मत है वो है क्रमिक विकास सिद्धांत। उसको देखो, अगला जो मत है वो है क्रमिक विकास सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत है ये स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत के अंदर क्रमिक विकास का मतलब है कि धीरे धीरे कंटिन्यू। इस संदर्भ में विद्वानों का मानना है कि जो प्रारंभिक चरण है नगरीकरण के, वो सैन्य सभ्यता के कुछ स्थानों पर सुरकोटला, कालीबंगा जैसे स्थानों में उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसको सुरक्षा प्राचीन को लेकर ये बात की जाती है। जिनमें देखो क्या कहा जाता है, जिस मत के प्रतिपादक है, इस मत में देखो अमलानंद घोष इस मत के प्रमुख प्रवक्ता, धर्मपाल आलचिन ये इसके प्रमुख प्रतिपादक है। इनका मानना है क्रमिक विकास के तहत कि जो सिंधु सभ्यता है इसका जन्म हुआ था ग्रामीण भारतीय संस्कृतियों से। ग्रामीण भारतीय संस्कृतियां हैं, बलूच वाले की ग्रामीण भारतीय संस्कृतियों से सैन्य सभ्यता का जन्म हुआ है। इसको लेकर इन्होंने कालीबंगा, कोडदीजी और इनका एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने ये कहा है कि इन दोनों में क्या है कि जो प्राक स्तर है, सभ्यता का जो प्राक स्तर है, स्थल का जो प्राक स्तर सबसे पुराना स्तर है, उसमें क्या है, सुरक्षा प्राचीर पाई गई है। सुरक्षा प्राचीर ये पाई गई है। और सुरक्षा प्राचीर जो है सैन्य सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था है, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, कालीबंगा उनमें भी पाई गई है। तो इससे स्पष्ट ये नजर आता है कि जो प्राचीर सुरक्षा प्राचीर है वो सबसे पहले इन स्तरों पर पाई गई थी और यहीं से नगरीकरण की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है। अमलानंद घोष है, इन्होंने ये पाया कि जो प्राग स्तर है सैन्य सभ्यता का, इन कालीबंगा और कोडदीजी वगैरह का, और इसके अलावा सैन्य सभ्यता के जो स्थल है, अन्य स्थल है हड़प्पा के, उनमें जो प्राग स्तर है और जो परिपक्व स्तर है उनमें काफी समानताएं देखने को मिलती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो नगरीकरण की स्टार्टिंग है ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली यानी कि क्रमिक रूप से रही होगी। जैसे कि इनका मानना ये है कि धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया होगा कि नगरीकरण से संबंधित जो अवशेष हैं, जो स्रोत हैं, वो जुटा लिए होंगे। उन्होंने ऐसी तकनीक सीखी जिससे कि नगरीकरण की ओर बढ़ सके।
तो इस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने नगरीकरण की तरफ अपना रुझान अपना स्तर बढ़ाया और धीरे धीरे करके उन लोगों ने नगरीकरण को परिपक्व बना दिया, यानी नगरों को परिपक्व अवस्था में लेके गए हो धीरे धीरे करके। तो इस संबंध में क्रमिक विकास सिद्धांत जो है वो सबसे प्रचलित मत है जो अभी तक दिए गए सिद्धांतों में से एक है। सबसे प्रचलित मत यही है, क्रमिक विकास सिद्धांत। ठीक है, समझ में आई? मतलब इन दोनों स्थलों से क्या है, अमलान घोष ने इन दोनों स्थलों को एग्जाम्पल दिया जिसमें क्या है, प्राक स्तर पर सुरक्षा, प्राचीर आदि काफी सारी समानताएं देखने को मिल रही है जो कि परिपक्व अवस्था में भी देखने को मिलती है। और परिपक्व अवस्था तक पहुंचने के लिए इनका मानना यह है कि इन लोगों ने जो ग्रामीण संस्कृति जो थी, ये जो ग्रामीण संस्कृति थी पहले यहाँ की, इन्होंने क्या कि नगरीय जीवन में प्रवेश करने हेतु आवश्यक साधन जुटा लिए और क्या किया, ताम्र एवं कांस्य उपकरण के निर्माण, तांबा, क्योंकि इसमें परिपक्व अवस्था में तांबा और कांस्य के औजार में काफी सारे देखने को मिलते हैं। तो तांबा और कांस्य उपकरण निर्माण की जो तकनीक है, इन्होंने उन लोगों ने क्या कर लिया, उसको उसकी जानकारी इकट्ठा कर ली और वो आर्थिक जीवन में उसको परिवर्तन कर दिया। इससे क्या है, नवीन संभावना के द्वार खोल दिए इस तकनीक ने। तो इससे क्या हुआ, ये लोग उसकी नगरीकरण की तरफ अग्रसर हो गए और धीरे धीरे करके परिपक्व अवस्था की ओर चल पड़े। तो कुल मिलाकर कहने का सार यह है कि सैन्य सभ्यता जो है, इसके जो मूल जो है, उद्भव जो है, वो हमें यहीं की ग्रामीण संस्कृतियों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो ग्रामीण जो सैन्य सभ्यता की उत्पत्ति का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आज, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा इसका, अगला होगा सैन्य सभ्यता का पतन। इसके बाद फिर हम एक लास्ट वीडियो और होगा, उसके बाद फिर हम मेरी सभ्यता की ओर रुख करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।